अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो दुनिया हमारे चारों ओर है, हवा, पानी, ये टेबल, ये कुर्सी, ये सब आखिर बना किस चीज से है? सवाल बहुत सीधा सा है, लेकिन इसका जवाब बड़ा मजेदार है। तो चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं और समझते हैं पदार्थ की दुनिया को। चलिए एक बहुत ही आम सी बात से शुरुआत करते हैं। फ्रिज से बर्फ निकालते हैं और देखते ही देखते वो पानी बन जाती है ना? हम सबने देखा है। पर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे ना एक पूरी साइंस है, छोटे छोटे कणों की एक अनदेखी दुनिया। तो आज इस दुनिया का दरवाजा खोलते हैं। अब देखिए, बर्फ के पानी बनने की कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि दुनिया की हर चीज, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस, असल में बनी किससे है। तो हमारी खोज शुरू होती है पदार्थ के सबसे छोटे हिस्से से, यानी उसके कणों से। विज्ञान की दुनिया में हमारे आसपास की हर चीज को पदार्थ या मैटर कहते हैं। इसकी पहचान की सिर्फ दो शर्तें हैं। पहली, वो चीज जगह घेरती हो, और दूसरी, उसमें कुछ वजन यानी द्रव्यमान हो। तो इस हिसाब से एक पत्थर से लेकर हवा तक, जिसे हम देख भी नहीं सकते, सब कुछ पदार्थ ही है। अब मजे की बात यह है कि कोई भी पदार्थ जो हमें ऊपर से बिल्कुल ठोस और एक जैसा दिखता है, असल में वैसा है नहीं। वो बना है अनगिनत बहुत ही छोटे छोटे कणों से, इतने छोटे कि उन्हें देखना नामुमकिन है। बिल्कुल एक दीवार की तरह, जो दूर से तो एक लगती है, पर पास जाकर देखो तो पता चलता है कि वो तो छोटी छोटी ईंटों से बनी है। इन नन्हे कणों की 3 खास आदतें हैं जो सब कुछ तय करती हैं। पहली, इनके बीच हमेशा थोड़ी खाली जगह होती है। दूसरी, ये कभी शांत नहीं बैठते, हमेशा हिलते डुलते रहते हैं। और तीसरी, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते भी हैं। बस इन्हीं 3 बातों से पदार्थ के अलग अलग रूप बनते हैं। तो अब जब हम इन कणों के राज जान गए हैं, तो आइए देखते हैं कि कैसे इनकी हरकतें पदार्थ को 3 अलग अलग रूपों में ढालती हैं: ठोस, द्रव और गैस। इसको समझने का एक मजेदार तरीका है। सोचिए, एक क्लासरूम है। जब सारे बच्चे अपनी अपनी सीट पे एकदम चुपचाप पास पास बैठे हैं, तो समझ लीजिए ये है ठोस यानी सॉलिड। अब अगर वही बच्चे क्लास में घूमने फिरने लगे, लेकिन रहें क्लास के अंदर ही, तो ये हो गया द्रव यानी लिक्विड। और अगर वो पूरे स्कूल में यहाँ वहाँ भागने लगे, तो बस यही है गैस। सारा खेल कणों के बीच की दूरी और उनकी एनर्जी का है। तो देखिए, ठोस का आकार और आयतन दोनों फिक्स होते हैं, क्योंकि कण एक दूसरे से कसकर जुड़े होते हैं। द्रव का आयतन तो फिक्स होता है, पर आकार नहीं। जिस बर्तन में डालो वैसा ही हो जाता है। और गैस, अरे उसका तो ना आकार फिक्स है ना आयतन, क्योंकि उसके कण तो पूरी तरह आजाद घूमते हैं। ठीक है, तो पदार्थ की अवस्थाएं तो समझ में आ गई, पर अगला सवाल ये है कि क्या एक अवस्था से दूसरी में जाया जा सकता है? मतलब बर्फ को पानी और फिर पानी को भाप कैसे बनाया जाता है? इसके 2 ही मुख्य खिलाड़ी हैं, तापमान और दबाव। जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं, तो असल में हम उसके कणों को एनर्जी दे रहे होते हैं, जिससे वो और तेजी से नाचने लगते हैं। और जब हम किसी चीज पर दबाव डालते हैं, तो हम उन कणों को जबरदस्ती पास पास लाने की कोशिश करते हैं। बस इन्हीं 2 तरीकों से पदार्थ अपना रूप बदलता है। हर ठोस पदार्थ एक खास तापमान पर ही पिघलना शुरू करता है। उस खास तापमान को ही हम कहते हैं गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट। जैसे पानी के लिए ये तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस। हर पदार्थ का अपना अपना फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो होता क्या है, जब हम बर्फ को गर्म करते हैं, तो उसके कणों में एनर्जी बढ़ जाती है। इस एनर्जी की वजह से वो इतनी तेजी से कांपने लगते हैं कि उनके बीच का आकर्षण बल टूट जाता है। और जैसे ही ये बंधन टूटता है, कण आजाद होकर बहने लगते हैं और ठोस बर्फ द्रव यानी पानी बन जाती है। अच्छा, अब अगर हम पानी को और गर्म करते जाएं, तो वो एक और खास तापमान पर पहुंचेगा, जिसे हम क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इस पॉइंट पर कणों को इतनी ज्यादा एनर्जी मिल जाती है कि वो पानी की सतह छोड़कर पूरी तरह आजाद हो जाते हैं और गैस यानी भाप बनकर उड़ जाते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ बड़े अनोखे होते हैं। वो इस नियम को नहीं मानते, जैसे कपूर या सूखी बर्फ। इन्हें जब गर्म किया जाता है, तो ये लिक्विड बनते ही नहीं, बल्कि सीधे ठोस से गैस बन जाते हैं। इस कमाल की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। पर एक मिनट, क्या पानी को भाप बनाने के लिए उसे हमेशा उबालना ही जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक और तरीका है जो हर पल हमारे चारों तरफ होता रहता है, और उसे कहते हैं वाष्पीकरण। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे रोजमर्रा के जीवन में।
गीले कपड़े तार पर सूख जाते हैं या पोछा अपने आप सूख जाता है। अब पानी उबल तो नहीं रहा होता, फिर ये गायब कैसे हो जाता है? इसका जवाब है वाष्पीकरण या इवैपोरेशन। वाष्पीकरण का मतलब है किसी भी द्रव का अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम तापमान पर भाप में बदलना। इसमें होता यह है कि द्रव की सतह पर जो कण होते हैं वो आसपास से एनर्जी लेकर हवा में उड़ जाते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि ये सिर्फ सतह पर होता है, पूरे द्रव में एक साथ नहीं। तो ये जो वाष्पीकरण की रफ्तार है ना, ये 4 चीज़ों पर निर्भर करती है। पहला, तापमान, जितनी ज़्यादा गर्मी उतनी तेज़ी से इवैपोरेशन। दूसरा, सतह का एरिया, मतलब कपड़े फैलाकर सुखाएंगे तो जल्दी सूखेंगे। तीसरा, हवा की स्पीड, तेज़ हवा पानी को उड़ा ले जाती है। और चौथा है नमी यानी ह्यूमिडिटी। हवा में पहले से नमी होगी तो वाष्पीकरण धीमा हो जाएगा। और यही वजह है कि तेज धूप और हवा वाले दिन कपड़े फटाफट सूख जाते हैं। वाष्पीकरण का एक और बड़ा मज़ेदार असर है, इससे ठंडक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाले कण हैं वो तो उड़ जाते हैं, तो पीछे जो कण बचते हैं उनकी औसत एनर्जी कम हो जाती है, जिससे सतह ठंडी हो जाती है। बिल्कुल इसी वजह से मटके का पानी ठंडा रहता है और जब पसीना सूखता है तो हमें ठंडक महसूस होती है। तो हमने देखा कि कैसे तापमान और दबाव मिलकर पदार्थ का रूप तय करते हैं। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या ठोस, द्रव और गैस के अलावा भी पदार्थ का कोई और रूप हो सकता है? ये सवाल हमें विज्ञान की और भी गहरी और रोमांचक दुनिया की तरफ ले जाता है, जहां प्लाज्मा जैसी और भी अवस्थाएं मौजूद हैं।